पूर्वी दिल्ली में लोगों को सता रहा कोरोना का डर। कोरोना की नई लहर से सावधान रहना जरूरी। डॉक्टरों ने दी कोरोना से बचने की सलाह। बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। दुकानदार से लूटे गए लाखों रुपए। विरोध जताने पर चला दी गोलियां। त्रिलोकपुरी में बदमाशों ने की माहौल खराब करने की कोशिश। देर रात उपद्रवियों ने भी किया घर पर पथराव। मानसरोवर में नहीं मिल रही मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं। विवेक विहार मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो रहा कोई टेस्ट। गीता कॉलोनी मोहल्ला क्लिनिक में उपलब्ध है सुविधाएं। आनंद विहार रैन बसेरे में लोगों को हो रही काफी परेशानियां। खाने और सोने के अलावा रैन बसेरे का हाल बेहाल। बढ़ती ठंड के बीच लोगों को नहीं मिल रहा गर्म पानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चीन में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार भी सख्ती बरतने की ओर ध्यान दे रही, क्योंकि कोरोना का जो कहर है अब भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में भी पनप रहा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले वाकई चिंता का विषय बनते जा रहे। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि केवल बचाव ही है जो महामारी से बचा सकता है। साथ ही सरकार को भी इस पर सख्ती से पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से कुछ खास बातचीत की, तो डॉक्टरों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी कोरोना अगर आता है तो चीन के लगभग 90 दिनों के अंदर भारत में वह पूरी तरीके से पैर पसार लेगा। वहीं रिसर्च के बाद पता चला कि कोरोना की ये जो नई लहर है पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए लोगों को अभी से सावधान रहना बेहद जरूरी है। ये ऐसी बीमारी है, अगर एक जगह शुरू होगी तो सब जगह फैलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत के साथ खासियत ये है कि हमारी जो एक तो टेस्टिंग बड़ी आसानी से हो रही है, और दूसरा उसके साथ हमारे यहाँ पर जो हमने इंतज़ाम किए, खासकर जो वैक्सीनेशन के इंतज़ाम थे, पूरे विश्व भर के अंदर सर्वश्रेष्ठ इंतजाम हमने किए। पहली 2 डोज के बाद एक बूस्टर डोज भी दी गई। तो अमूमन ये माना जाए कि भारत के पूरे देश के अंदर बहुत लोगों को अच्छी इम्यूनिटी हो चुकी है। भारत को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स की, और मुझे लगता है कि एयरपोर्ट्स पे फिर से निगरानी होनी चाहिए। मुझे ये डर है कि जैसा हमारा फेज जो दूसरी वेव में हुआ हिंदुस्तान में, वैसा ये ना हो जाए। तो हम सबको बहुत सावधानी एहतियात की ज़रूरत है, इसको लाइटली ना लें। आज ये चाइना में, यूएसए में, ब्राज़ील में है, ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि ये ना वायरस डिफरेंट है। वायरस ये डिफरेंट है, तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमको फिर से एक बार 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये करना होगा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना होगा। अपने हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र का, डिसइंफेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो साबुन पानी से साफ़ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर पहले पता लग गया है तो लागू करना चाहिए, और बचाव के सारे साधन जैसे संसाधन थे खोल देने चाहिए। जो भी बाहर से विदेश यात्रा करके आ रहा है उसको टेस्टिंग कर लेना चाहिए। वहीं पे टेस्टिंग करके कम से कम ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो आके किसी और को प्रभावित ना करे। जो वेरिएंट है वो काफ़ी प्रभावित है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है उससे पहले वाले से, तो जान मान की नुकसान तो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। कि जिस तरीके से हर कंट्री के अंदर जो हमारा तो बगल में चाइना ही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा केस आ चुके हैं, कोविड के, कोरोना के केस बहुत आ चुके हैं, और इस कारण से हमें तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना चाहिए। पहले भी हम चाइना से, वहाँ से ये बीमारियाँ आई थी, और आज हमारे हॉस्पिटलों में हर जगह पे जहाँ जो लाइनें लग रही हैं, जहाँ भी मैं भीड़ भड़का है, वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का कोई बचाव नहीं है। ख़ास तौर से हॉस्पिटलों में तो पेशेंट आ रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं,
उनका इनके बारे में कोई भी एहतियात नहीं बरत रहे। डॉक्टर काफ़ी लोग मना भी करते हैं कि मास्क पहन के हम देख रहे नहीं है, और आज की डेट में मास्क के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं, जैसे दिल्ली सरकार ने पहले सिविल डिफेंस के आदमियों की ड्यूटी लगा रखी थी, वर्कर थे जितने भी है वो चालान काटते थे, वही नियम लागू किए जाए दोबारा। उसमें लोग एकदम कवर करेंगे, जब उनके चालान कटेंगे तो उनको महसूस होगा, वो फिर मास्क भी लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, हर नियम का पालन करेंगे। तो मेरा तो सुझाव है सरकार से, जो हमारे नियम पहले थे उनको दोबारा लागू कर दिया जाए। ज्योतिनगर थाना क्षेत्र के अशोकनगर गली नंबर 3 में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार से लूट की और लूट करने के विरोध में दुकानदार को गोलियां चलाई और साथ ही चाकू मारा। घायल अवस्था में पीड़ित को जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं उन बदमाशों ने 1 से सवा लाख रुपए की लूट भी की है। ऐसे में पीड़ित के परिवार के सदस्य ने बताया कि पहले भी ये वारदात हो चुकी है। आज ये हुआ कि ये दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे, जैसे कि रोज आते ही हैं। आने के बाद घर का गेट में बेल बजाई, 3 आदमी आए। जैसे यहाँ हमें तो पता बाद में लगी कि भाई 3 आदमी यहाँ आए हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने चक्कू मारा है, थैला छीना झपटी में थैला छीन लिया है। थैला छीन के जैसे ही वो भागे हैं तो इन्होंने फिर पीछा करा है थैला छीनने के लिए। तो उन्होंने 2 गोली चलाई हैं, 2 जन 4 जो बताने हैं। तो एक गोली तो इनके मेन पार्ट पे लगी है, एक गोली बराबर में से छू कर निकल गई है। चक्कू, यहाँ चक्कू लगा है, 2 चक्कू और लगे हैं। पब्लिक जो आसपास में आए थे उन्हें सब उन्होंने बंदूक ऐसे घुमा के पब्लिक को डरा के चले गए। ठीक है, 1 साल पहले की बात है। ऐसे ही दुकान बंद करके थैला लेके जैसे घर पे आ रही थी तो वहीं मेन रोड पे ही मोटरसाइकिल पे, नहीं पैदल थी, पैदल 2 लोग, उन्होंने थैला उन्होंने दिया नहीं, छीना झपटी हुई, उसने गोली चलाई, गोली चली नहीं। इस घटना को कितना समय हो गया? 1 साल के आसपास हो गया। ये 1 साल दूसरी घटना उनके साथ लूट की हुई है। हाँ ठीक है। तो अगली रात में आके बहुत बुरी तरह से घबरा गए सब, किसी ने कुछ करा नहीं। सुबह आपस में सब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला भाई सुबह पुलिस को कॉल करो। हम ये कहना चाहेंगे कि मीडिया इन पे प्रेशर दबाव बनाए ताकि ये इन बदमाशों को पकड़ के उन्हें उचित कार्रवाई इनके साथ करी। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में कुछ उपद्रवियों ने भी रात को लगभग 10:30 बजे एक घर के ऊपर पथराव किया, जिसमें एक युवक के सिर में गंभीर चोट लग गई और वो घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पीसीआर कॉल कर घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ उपद्रवी आए दिन यहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। इस बार उन्होंने कई बार थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पीसीआर पर कॉल करते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचती है और साथ ही बिगड़ती स्थिति को काबू में किया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस कार्रवाई से भी हम काफी संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसे उपद्रवियों पर अंकुश लगेगा। फिलहाल स्थिति काबू में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये कुछ यहीं के लोकल लड़के हैं, त्रिलोकपुरी के ही उपद्रवी किस्म के लोग हैं और ये आए दिन त्रिलोकपुरी में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। 1-1.5 हफ्ते पहले सेम इंसिडेंट यही 36 ब्लॉक में हुआ। वहाँ मेरे मित्र का फोन आया, कुछ वीडियो आई, वो भी हमने भेजी। और अभी यहाँ से जाने के बाद अभी 36 ब्लॉक से भी मुझे फोन आया कि वहाँ पर भी इन उपद्रवी लड़कियों ने वहाँ हरकतबाजी की है। तो पुलिस से बस हमारा ये निवेदन है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि त्रिलोकपुरी जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में आए दिन जो ये लड़के निकल कर नशा कर ये मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना और माहौल खराब एक पर्सनल लड़ाई को सांप्रदायिक झगड़े में बदलने की जो लोग कोशिश करते हैं और ये पथराव करते हैं, तो पुलिस इन पे सख्ती से अंकुश लगाए और की गई गिरफ्तारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे क्लिनिक है जहां कोई भी आसानी से इलाज करवा सकता है। अब नए साल पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। लेकिन दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की असल में हालात क्या है, ये देखने के लिए हमारे संवाददाता मोहित शर्मा अलग अलग मोहल्ला क्लिनिक पर पहुंचे तो पता चला कि दिल्ली में अभी भी कई ऐसे क्लिनिक हैं जहां पर दवाई उपलब्ध नहीं है, ना डॉक्टर बैठते हैं और ना ही कोई टेस्ट फ्री में होता है। तो वहीं अगर बात की जाए विवेक विहार की, तो यहाँ पर ना तो टेस्ट होते हैं, ना सही से दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर कभी कभी आते हैं।
साथ ही कभी कभी तो आते ही नहीं। वहीं मानसरोवर की बात की जाए तो मानसरोवर में भी लोगों ने बताया कि पिछले 4 महीने से मोहल्ला क्लिनिक बंद है। यहाँ पर लोग आते हैं, निराश होकर घर लौट जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लाइट और फैन चालू है, जैसे फ्री बिजली का उपयोग वही हो रहा हो। और गीता कॉलोनी की अगर बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर पता चला कि वहां पर डॉक्टर भी बैठे हैं, दवाइयां भी मुफ्त मिल रही और सभी टेस्ट भी लगातार हो रहे। वहां के लोग और डॉक्टर सभी खुश हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध है। टेस्ट पहले होते थे, अब मैं पीछे लास्ट वीक आया था जी, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि अभी बंद है, पीछे से बंद है। मिलती है कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, वैसे नहीं जी। आज बंद है, ये रोज तो खुलता है 9 बजे जी, आज बंद है। वहाँ छोले वाले से पूछा, वो कह रहे थे कि रोज तो 9 बजे खुलता है, आज बंद है, शायद ये खुलेगा नहीं। मैं डिस्पेंसरी गई थी, मुझे टेस्ट में लिखा है इन्होंने, तो उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक में हो जाता है। अच्छा, बट यहाँ पे आके पता चल रहा है कि यहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं रहा, काफी टाइम से बंद है। वो तो पता नहीं है, आए तो आपस जा रहे हैं, आप पता नहीं जांच की बात नहीं। ये 4 महीने से ऊपर हो गया वैसे। यहाँ पहले दवाइयाँ मिलती थी, दवाइयाँ मिलती थी, टेस्ट होते थे, बाकी अब 4 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने से कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बंद पड़ा है। लाइटें 24 घंटा चल रही है, अंदर पता नहीं चल रहा, पंखा फैन चल रहा है नहीं चल रहा उसमें ढंग से, लेकिन बाहर जो देख रहा है सामने देख रहा चल रहा। दवाई दी है सर ने, दवाई का खा जाके अब जैसा हो फिर बताना आप। मैं तो आज सर पहली बार आया हूँ, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वहाँ पे चले जाओ, कहले दवाई आपको वहाँ अच्छी मिलेगी और बढ़िया मिलती है, कहले कोई दिक्कत ना। पहली बात तो कि 1-2 बार में ठीक हो जाओगे, कहले कोई दिक्कत वाली बात ना। नहीं, टेस्ट के लिए भी मेरा अल्ट्रासाउंड ऐसे लिखा हुआ था। हाँ, और दवाई मिलती है। देखो ये तो दवाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, फायदा ही फायदा है जी। बड़े अस्पतालों में जाने से बच रहे, ये फायदा। जो ज़्यादा भयंकर बीमारी होती है अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं। सड़कों पर बेघर और लावारिस रहने वाले लोगों को रैन बसेरे में रहने की अलग जगह दी जाती है, जिससे वो दर बदर ना भटके, उनके सर पर छत भी हो और हाथ में रोटी हो। सर्दियों के समय में रैन बसेरों में रहने वालों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलता है। रैन बसेरे में सुविधाएं देने की बात कही जाती है। इस संबंध में हम आपको आनंद विहार पर बने रैन बसेरे के बारे में बताते हैं, जहां पुरुष और महिला दोनों ही रहते हैं। यहां खाना तीनों टाइम मिलता है, सिक्योरिटी भी मौजूद है, लेकिन सर्दियों में गर्म पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही यहाँ पर मच्छर भी बहुत ज्यादा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बना है। इससे बचने के लिए यहाँ पर मच्छरदानी तो लगी है, लेकिन उसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैम एक्चुअली यहाँ पे डे में तो मतलब लोग चले जाते हैं, नाइट में ज़्यादा लोग होते हैं। नाइट में ऐसे लोग होते हैं जैसे कि बहुत लोग ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस अड्डा भी है और फिर स्टेशन भी है, तो यहाँ पे रात में ज़्यादा हो जाती हैं। फिर यहाँ पे कंबल्स भी है, उनके लिए खाना भी आता है। अभी भी खाना आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या क्या आता है यहाँ पे? डेली चेंज हो? हाँ, चेंज हो, कभी खिचड़ी आ जाती है, तो कभी आलू की सब्जी आ जाती है, कभी मटर की सब्जी आ जाती है। लेते या नहीं लेते खाना? मैम लेते तो सभी हैं, सभी नहीं लेते तो इसमें से बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, तो खाते कहाँ से। यहाँ पे मॉर्निंग में टी मतलब कि सब चीज़ें, यहाँ पे चाय भी आती है, उसके साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए भी होता है, नाश्ते के लिए होता है। फिर दोपहर में खाना आता है, जैसे लंच हो गया, लंच में कभी खिचड़ी आ जाती है। नहीं, इधर लेडीज़ रहती है, उधर जेंट्स रहते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब 3 शिफ्ट लगती है, मॉर्निंग की लगती है, इवनिंग नाइट, 3 शिफ्ट है। आपकी कौन सी शिफ्ट में है? मेरी इवनिंग की है। नाइट में कोई गार्ड वगैरह भी होता है यहाँ? जी जी होता है नाइट में। वो भी लेडी ही होती है? जी होती है। जी जी। अच्छा, केयर टेकर क्या दी जा रही है लोगों जो महिलाएं यहाँ पे रहती है, क्या क्या दिक्कत है उनको, क्या क्या सुविधा मिलती है? यहाँ पे खाना रहना सब कुछ फ्री है जी। अच्छा, कितने लोग अभी रहते हैं फिलहाल यहाँ? अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे 3-4 लोग हैं। मैम यहाँ पे 17 तो बेड्स वगैरह हैं यहाँ पे, और लेडीज़ में भी अराउंड इतने ही हैं। और लोग कितने यहाँ पर रह रहे हैं? कितने रह रहे हैं तो जितने आते हैं रेगुलरली रोज़, जो भी बेसहारा होते हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डेली कितने मतलब कुछ लोग ऐसे अराउंड 10-12 तक परमानेंट तो 1-2 ही होते होंगे अराउंड। कुछ जॉब के सिलसिले में आए तो बस उस वजह से। मैम सुबह चाय वगैरह मिल जाती है, और फ़ैन वगैरह, समोसे वगैरह वो मिल जाता है, और दोनों टाइम खाना आता है दोपहर में, अभी भी रखा हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी ने यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू का कहना है कि तैयारियां लगातार जारी हैं। 24 दिसंबर को हरियाणा से दिल्ली पहुंचेंगी और साथ ही बदरपुर बॉर्डर पर इसका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि बाबरपुर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे शुरू होगी और 10:30 बजे तक आश्रम चौक पहुंचेगी। आश्रम चौक पर लंच ब्रेक होगा और वहां से दोपहर में फिर 1:30 बजे मथुरा रोड से इंडिया गेट और
आईटीओ होते हुए अंत में लाल किला पहुंचेगी। यात्रा लाल किले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन के साथ समाप्त होगी। वहीं कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम का कहना है कि यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता पास मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि लगातार दूसरे देशों में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा, देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया जाए। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का, सुनिए आप। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे दिल्ली बढ़ रही है और जो राहुल जी का दिल्ली में प्रेस होगा, एंट्री होगी भारत जोड़ो यात्रा की, बदरपुर बॉर्डर से होगी, मथुरा रोड से होते हुए आश्रम पर हॉल्ट होगा और पुणे फिर यात्रा शुरू होगी निजामुद्दीन होते हुए इंडिया गेट से आईटीओ से लाल किला की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ेगी और लाल किला पे 24 तारीख का समापन होगा। ये कार्यक्रम हमें मिला है और मुझे खुशी है, दिल्ली तैयार है, दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता राहुल जी के साथ चलने के लिए तैयार है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का साथ देने के लिए। राहुल जी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं और उसके लिए हम सारी पूरी दिल्ली उनके स्वागत के लिए तैयार है और हमने यहाँ पर 2-3 मीटिंग यहाँ पर करी हैं, पिछले 3 दिन से मीटिंग चल रही हैं, जिसमें लवली जी, सुभाष चोपड़ा जी, नसीब सिंह जी और सीनियर लीडर जो भी हमारे क्षेत्र के हैं, उसमें हमारे ज़िले से, वो सब लोग आकर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को अपना बता रहे हैं किस तरह से राहुल जी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम सबको क्या तैयारियाँ करनी है। और मैं समझता हूँ तकरीबन 90% तैयारियाँ हो चुकी हैं और 10% तैयारियाँ चल रही हैं, उसके अंदर और चीज़ें होंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है, कांग्रेस इसे एक उत्सव की तरह देख रही है। लोग हमारे यहाँ से सुबह 4 बजे चलने के लिए लोग तैयार हैं, लोग खुद फ़ोन कर करके अपने नाम लिखवा रहे हैं कि हम लोग चलेंगे और हम यहाँ से अपने यहाँ से बसें लेके जाएंगे, बसों से के द्वारा लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से भी लोग जा रहे हैं। लोगों में अपने आप उत्साह है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे पास बनवाओ। मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 130 में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने 150 रुपए के लिए चाकू से हमला कर दिया। सिर्फ चंद पैसों के लिए बदमाशों ने कई बार उसको चाकू से मारा। घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक चिल्ला गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात 8:30 बजे त्रिलोकपुरी में कुछ सामान खरीदने आया था, तभी कुछ अज्ञात बदमाश आए, जिनमें से एक ने युवक के पैसे छीनने की कोशिश की। युवक के पास 150 रुपए थे। उस पर युवक ने विरोध किया तो चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमले के बाद युवक के सिर पर, पेट पर और बाजू में चोट आई है। मयूर विहार थाने में पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। सर वो 8-10 बंदे थे और गांबी विशाल उसका नाम है जिसने इसके चाकू मारे रोड पे, पब्लिक ने देखे, कैमरे में आया, वो चाकू वाकू मारे, उसके कमर सर्वर में चाकू मारे, ये मैटर था सर। जी सर बिल्कुल जानलेवा बंदा था, सर पे चाकू मारे, कमर में चाकू मारे, बिल्कुल सर। फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग ने भी एक अहम कदम उठाया। सोसाइटी की तरफ से आईपी एक्सटेंशन की सोसाइटी को जीरो वेस्ट सोसाइटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा। इसी प्रयास के तहत फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने भी दिल्ली नगर निगम के शहदरा साउथ जोन के साथ मिलकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए शहदरा साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर रूबल सिंह ने भी सोसाइटी के पदाधिकारियों को वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के प्रति जागरूक किया और साथ ही उन्हें निगम की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देखिए यहाँ पर जो है आज आईपी एक्सटेंशन से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आई हुई हैं और ये सभी जो हैं, कुछ लोग इतने जागरूक हैं, वो अपनाना चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको। वेट वेस्ट मैनेजमेंट, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी के ऊपर ये काम करने के लिए इच्छुक भी हैं। और मुझे लगता है कि सोसाइटीज़ में जब आपस में एक कंसेंसस बिल्ड होता है और जब वो खुद से काम करना चाहती हैं एज अ प्रोजेक्ट, तो वो आगे उसके रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं। अभी हमने इनसे चर्चा में एक बहुत ही ब्रीफ में हमने बताया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या कर सकते हैं। बाकी ये सभी लोग जो हैं ये बहुत एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे जो है बैकग्राउंड से आए हैं, जो सभी समझते हैं कि किस तरह से करना है और इसको करने के लिए आई थिंक उनको उतना पुश की रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उतनी एमसीडी उससे ज़्यादा देगी और एमसीडी की पूरी सपोर्ट रहेगी 100%। इनको किस तरह से ये पूरी प्रोसेस में किसी भी तरीके से कोई हमारी से कोई नॉलेज शेयरिंग की आवश्यकता हो तो वो ज़रूर रहेगी। जी बिल्कुल, इसके लिए हम जिसे कहते हैं दोनों तरफ पे एक्शन ले रहे हैं। फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी जो है हम जब्त करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इनफैक्ट मुझे कई बार गाज़ीपुर से शिकायत आती है कि वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो विक्रेता हैं प्लास्टिक के, वो पन्नियाँ ही बेचते हैं। उन पे हम कई बार एक्शन ले चुके हैं और रेड की तस्वीरें, वीडियोज़ हम मीडिया से भी शेयर करते हैं। उसी प्लास्टिक से बने हुए जो हम प्रोडक्ट्स हैं
वो RWAs को देते भी हैं, जैसे बेंचेस हो गए, कुछ टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गई, और वो उनके काम भी आते हैं। और ये सारा का सारा मटेरियल जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बना हुआ है। अभी मैंने विज़िट किया था बाल्को मार्केट में। उसके विज़िट के बाद मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारे शॉपकीपर्स जो हैं वो क्लॉथ बैग्स भी रखते हैं। तो हम उसको बहुत जल्दी प्लास्टिक फ्री मार्केट भी डिक्लेयर करेंगे। आज का फेडरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की ओर से ये मल्टी लेयर प्रोग्राम हमने आयोजित किया, जिसमें पहले हमने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। हमारे डॉक्टर जो मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार थे, उन्होंने हार्ट केयर के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद हमने अपने स्पार्कल गेम को लॉन्च किया, जो कि आगामी 1 जनवरी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 4 फरवरी तक चलेगा। जैसा कि आप पहले भी जानते रहे हैं कि हर साल ये करते रहे हैं। तो वही जैन समुदाय के धार्मिक आस्था का केंद्र समेत शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। देश भर का जैन समाज आंदोलित और आक्रोशित है। शास्त्री पार्क में भी जैन समाज ने बुधवार को व्यापार बंद कर प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक व्यापार बंद कर प्रदर्शन किया गया और साथ ही लगातार प्रदर्शन कर सरकार से मांग कर रहे कि समेत शिखर को पर्यटक स्थलों की सूची से हटाया जाए। वहीं लोगों ने सीलमपुर चौक पर भी चक्का जाम किया। जो शिखर जी का हमारा जो धर्म है, जैन समाज का धर्म, जो सरकार झारखंड की उसे वो पर्यटक स्थल बनाने की बात कर रही है। जैन समाज हमारा ये समाज हमारा परिवार है और ये हमेशा शीर्ष जो हमारा समय बड़ा तीर्थ स्थल है जैन समाज का, ये उसे झारखंड सरकार छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है, धर्म को छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और घोर निंदा करते हैं हम झारखंड सरकार की। और हमारे जैन समाज का जैसे ये मंदिर सुंदर बना हुआ है, ऐसे ही बना रहना चाहिए। शिखर जी हमें हर हालत में चाहिए और वहाँ पे कोई हमें वो नहीं चाहिए। वहाँ पे हमारा सम्मेत शिखर है और सिर्फ हमारा ही रहेगा। 20 तीर्थंकर मोच गए हैं वहाँ से, वो एक परम पावन भूमि है, उसको किसी भी हालत में हम नहीं देंगे। झारखंड सरकार हमारे अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरों की पवित्र भूमि, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनि उन्होंने अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों, कोटि सालों से तपस्या करी है। झारखंड सरकार उस पर तीर्थ क्षेत्र की जगह टूरिस्ट क्षेत्र, पर्यटक क्षेत्र घोषित करना चाहती है। उसके अंदर वो मुर्गी पालन भी कराएंगे, वहाँ पे नॉन वेज भी चलवाएंगे। इस वजह से ये समाज जो है जैन समाज का घोषित है वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को झारखंड सरकार राजनीतिक रूप से अपने राजस्व प्राप्त करने के लिए, टूरिज्म के लिए घोषित कर रही है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के लोग विरोध प्रकट करते हैं। वेलकम इलाके में नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उसके शरीर पर किसी तरह की चोट का निशान नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुरक्षित शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के थाने की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक लगभग 25 साल के युवक के नाले में शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी जेब से कुछ ब्लेड भी मिले हैं। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।